क्लास 10th के जितने भी मेरे प्यारे विद्यार्थी 27 फरवरी को विज्ञान विषय का पेपर देने वाले हैं, मैं आप सभी के लिए लेकर के आ चुका हूं विज्ञान विषय के अति लघुत्तरी और लघुत्तरी प्रश्न। इन्हें आप जरूर तैयार कर लो क्योंकि ये जो प्रश्न हैं कई बार बोर्ड परीक्षाओं में आए हुए हैं, इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना आपको ये प्रश्न जरूर बता दिए जाएं क्योंकि ये जो प्रश्न है आपकी बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए वेरी इंपॉर्टेंट हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, इन प्रश्नों को जरूर पढ़ लेना और कल सुबह आपको जो है 27 फरवरी को विज्ञान विषय का पेपर है और सुबह आपको पेपर देने के 1-2 घंटे पहले ही एक वीडियो मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा जिसमें सभी महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों को शामिल करूंगा जो कई बार बोर्ड परीक्षाओं में आए हैं और जो है इन प्रश्नों का जो है आंसर भी बताऊंगा। साथ ही साथ आप देखेंगे जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको ही कराना है मुझे और आप उन प्रश्नों को जरूर देखिएगा क्योंकि वहां से आपकी बोर्ड परीक्षा में प्रश्न जरूर आएंगे। तो यहां पर देखिए पहला प्रश्न क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग लिखिए। सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग क्या होता है, तो यह कोल्ड ड्रिंक जो आप पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक यानी ठंडा, सोडा वाटर, बेकिंग पाउडर तथा दवाओं में प्रयोग होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट का जो है उपयोग कहां कहां होता है, कोल्ड ड्रिंक में होता है, सोडा वाटर में होता है, बेकिंग पाउडर में तथा दवाओं में प्रयोग में लाया जाता है। दूसरा प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है, यह भी बोर्ड परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो को शेयर जरूर कर देना और यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। कह रहा है प्रश्न, धोने के सोडे के 2 उपयोग लिखिए। तो धोने के सोडे के उपयोग क्या हैं? पहला है उपयोग कांच, साबुन एवं कागज उद्योगों में, यानी धोने का सोडा जो है कहां कहां प्रयोग में लाया जाता है, कांच, साबुन एवं कागज के उद्योगों यानी फैक्ट्रियों में इनका जो है प्रयोग किया जाता है, फैक्ट्रियों में। और यहां पर दूसरा उपयोग क्या है कि जल की अस्थायी कठोरता को हटाने के लिए धोने के सोडे का प्रयोग किया जाता है। तीसरा प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है, कह रहा है प्लास्टर ऑफ पेरिस के 2 महत्वपूर्ण उपयोग लिखिए। इसका उत्तर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर पहला क्या है, शल्य चिकित्सा में टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। खिलौने, मूर्तियां आदि बनाने में भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो है प्रयोग किया जाता है। तो ये तीनों प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट हैं और ये बोर्ड परीक्षाओं में आने वाले प्रश्न हैं 2023 की बोर्ड परीक्षा में। तो इन्हें आप जरूर पढ़ लेना, फटाफट से पढ़ लेना क्योंकि आपके पास समय कम है, आपको सब कुछ तैयार करना है। अच्छे से तैयारी करिए और साथ ही साथ अपनी पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान दीजिए क्योंकि 2 ही पेपर बचे हैं मेहनत वाले और वो है कल आपका विज्ञान का पेपर और इसके बाद है इंग्लिश का और इसके बाद है सामाजिक विज्ञान का। तो सामाजिक विज्ञान की तो धुआंधार तैयारी मैं करा ही दूंगा आप सभी की और कई मॉडल पेपर भी प्रोवाइड कराऊंगा सामाजिक विज्ञान के यदि आप कमेंट करोगे, जहां से आपकी बोर्ड परीक्षा में प्रश्न 100% आएंगे ही आएंगे। तो यहां पर अगला प्रश्न है, आधुनिक आवर्त नियम लिखिए। आधुनिक आवर्त नियम लिखिए। उत्तर क्या होगा, तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनकी परमाणु संख्या के आवर्ती फलन होते हैं। तत्वों के जो भौतिक एवं रासायनिक गुण होते हैं ये उनकी परमाणु संख्या के क्या होते हैं, आवर्ती फलन होते हैं। यह नियम मोजले ने दिया था, यानी आधुनिक आवर्त सारणी का नियम यानी आधुनिक आवर्त का नियम किसने दिया था, मोजले ने दिया था। अगला प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है, कह रहा है 2 एक कोशीय जीवों के नाम लिखिए। तो 2 एक कोशीय जीव कौन कौन से हैं, यहां पर आप देखोगे पहला है अमीबा, दूसरा है पैरामीशियम, यानी पैरामीशियम और अमीबा जो है ये एक कोशीय जीव हैं। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों अगला प्रश्न है, लार यानी सलाइवा क्या है, इसकी उपयोगिता का
विवरण उदाहरण सहित दीजिए। तो यहां पर उत्तर क्या होगा, लार यानी सलाइवा क्या है, भोजन करते समय मुख में से एक चिकना तरल पदार्थ निकलता है। मुख में से कैसा पदार्थ निकलता है, एक चिकना और तरल पदार्थ निकलता है। यह चिकना पदार्थ ही लार है, यानी इस चिकने पदार्थ को क्या कहते हैं, इसे ही लार या सलाइवा कहते हैं। इस लार में पाचक रस पाए जाते हैं, और इस लार में कैसे रस पाए जाते हैं, पाचक रस पाए जाते हैं, और ये भोजन को पचाने में सहायता देते हैं। और ये जो रस पाए जाते हैं लार यानी सलाइवा में, ये भोजन को पचाने में सहायता देते हैं। और यहां पर आप देखोगे लार की उपयोगिता क्या है, तो यहां पर आप देखेंगे पहला है, लार में लाल सेलेवरी एमाइलेज एंजाइम होता है। लार में कौन सा एंजाइम होता है, एमाइलेज एंजाइम होता है, जो स्टार्च को शर्करा जैसे माल्टोज में परिवर्तित कर देता है। जैसे कि यहां पर है स्टार्च प्लस सेलाइवरी एमाइलेज से क्या बन जाता है, शर्करा बन जाता है। जटिल अणु है ये, और ये सरल अणु बन जाता है। यहां पर आप देखेंगे अगला उपयोग क्या है, लार भोजन को नम करती है। लार के द्वारा भोजन नरम हो जाता है, नम हो जाता है, जो भोजन के बड़े टुकड़ों को छोटे टुकड़ों में चबाने तथा तोड़ने में मदद करती है, जिससे कि सलाइवरी एमाइलेज स्टार्च को प्रभावशाली तरीके से पाचित कर सके। यानी लार क्या करती है, भोजन को नम कर देती है, और जो भोजन बड़े टुकड़ों को छोटे छोटे टुकड़ों में जो है चबाने तथा तोड़ने में मदद भी करती है, जिससे क्या होता है कि सेलावरी एमाइलेज स्टार्च को प्रभावशाली तरीके से पाचित कर सके। और अगला यहां पर प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और यह प्रश्न बहुविकल्पी में भी पूछा जा सकता है। कह रहा है, किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग काला क्यों प्रतीत होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसका उत्तर क्या हो जाएगा कि किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग काला क्यों प्रतीत होता है। यहां पर आप देखोगे, यदि पृथ्वी पर वायुमंडल उपस्थित नहीं होता, तब सूर्य के प्रकाश के प्रकीर्णित न होने के कारण आकाश काला प्रतीत होता। यदि जो है पृथ्वी पर वायुमंडल ना होता, तो सूर्य के प्रकाश के प्रकीर्णित न होने के कारण क्या होता, आकाश का रंग काला प्रतीत होता। यानी जो सूर्य से प्रकाश आ रहा है वह प्रकीर्णित नहीं हो पाता, यानी इधर उधर फैल नहीं पाता, तो क्या होता, आकाश का रंग काला दिखाई देता है, जैसा कि अंतरिक्ष में होता है। और जब अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी के वायुमंडल से बाहर पहुंच जाता है, उसे आकाश का रंग काला दिखाई देता है, क्योंकि अंतरिक्ष में वायुमंडल नहीं है, और वायुमंडल के कारण वहां पर सूर्य का प्रकाश जो है प्रकीर्णित नहीं हो पाता है। इसलिए अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है, काला दिखाई देता है। अब प्रश्न ये आता है बहुविकल्पी कि चंद्रमा से यानी चंद्रमा पर से देखने पर आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है, काला दिखाई देता है। प्रश्न ऐसे भी आ सकता है कि किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है, तो वो काला दिखाई देता है, क्योंकि वहां पर जो है वायुमंडल नहीं है, इसीलिए आकाश का रंग जो है कैसा दिखाई देता है, काला दिखाई देता है। अगला प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर आप देख लो, एक छात्र कक्षा में श्याम पट पर लिखे अक्षरों को ठीक से नहीं देख पा रहा है, तो इसके आंखों में कौन सा दोष है और इसको कैसे दूर किया जा सकता है। एक छात्र कक्षा में श्यामपट पर लिखे अक्षरों को ठीक से नहीं देख पा रहा है, तो उसके आंख में कौन सा दोष है और उसको कैसे दूर किया जा सकता है। तो यहां पर उत्तर होगा कि यह छात्र जो है निकट दृष्टि दोष से पीड़ित है। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, निकट की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं या दिखाई देती हैं, आप कमेंट करके बताना। इसे उचित क्षमता के अवतल लेंस द्वारा संशोधित किया जा सकता है। कैसे दूर किया जा सकता है, तो मैंने एक ट्रिक बताई थी कि यदि आपको निकट और दूर दृष्टि निवारण हेतु लेंस को याद करना है, तो यहां पर आप देख लीजिएगा, निकट यहां पर लिख दिया मैंने और आ लिख दिया,
और इसके बाद लिख दिया दूर और इसके बाद लिख दिया उ। तो यहां पर निकट आ यानी निकट में कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है? अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, यानी निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है और दूर दृष्टि दोष के निवारण के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। ये मैंने ट्रिक आपको बताई थी, यदि आपने नहीं देखा था तो अब जान लीजिए। निकट आ यानी निकट से हो जाएगा और आ से हो जाएगा अवतल लेंस और दूर उ अर्थात उत्तल लेंस यानी दूर दृष्टि दोष के निवारण के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो यहां पर आप देखेंगे अगला प्रश्न भी कई बार बोर्ड परीक्षा में आया है। ऊर्जा के विभिन्न स्रोतों के नाम लिखिए एवं नाभिकीय ऊर्जा के महत्व का संक्षिप्त विवरण दीजिए। मेरे प्यारे बच्चों उत्तर क्या होगा इसका? ऊर्जा के विभिन्न स्रोत कौन कौन से हैं? जीवाश्म ईंधन, तापीय विद्युत संयंत्र, जल विद्युत संयंत्र आदि ये जो हैं ऊर्जा के विभिन्न स्रोत हैं। और नाभिकीय ऊर्जा के निम्नलिखित महत्व हैं। कौन कौन से महत्व हैं नाभिकीय ऊर्जा के? पहला है यहां पर कोयले के किसी कार्बन परमाणु के दहन से उत्पन्न ऊर्जा की तुलना में 1 करोड़ गुनी अधिक होती है। नाभिकीय जो ऊर्जा होती है यह किसी कार्बन परमाणु के दहन से उत्पन्न ऊर्जा की जो है तुलना में 1 करोड़ गुनी अधिक होती है। कोयले के किसी कार्बन परमाणु के दहन से भी 1 करोड़ गुनी अधिक होती है। दूसरा है नाभिकीय ऊर्जा प्रदूषण रहित है। नाभिकीय ऊर्जा में किसी भी प्रकार का प्रदूषण नहीं होता है और ईंधन की थोड़ी सी मात्रा से ऊर्जा की बहुत बड़ी मात्रा इससे उत्पन्न होती है। यह थोड़ी मात्रा में अवशिष्ट पदार्थ उत्पन्न करती है और यह ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा है, यानी इसे दोबारा भी प्राप्त किया जा सकता है। अगला है यहां पर नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग विद्युत उत्पादन में किया जाता है। नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग कहां होता है? विद्युत यानी बिजली बनाने में होता है। और अगला प्रश्न है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेरे प्यारे बच्चों, क्या होगा यदि हम एक पोषी स्तर के सभी जीवों को समाप्त कर दें या मार डालें? क्या होगा? तो इसका कारण आपको बताना है। उत्तर हो जाएगा खाद्य श्रृंखला के सभी पोषी स्तरों के जीव भोजन के लिए एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। यदि किसी एक पोषी स्तर के सभी जीव मार दिए जाएं तो पूरी खाद्य श्रृंखला नष्ट हो जाएगी। उदाहरण के लिए मैंने आपको एक प्रश्न बताया था, यहां पर आप देख सकते हो प्रश्न था कि निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं? तो यहां पर उत्तर क्या था? घास, बकरी तथा मानव। यानी घास को बकरी खाती है और बकरी को मानव खा जाता है। यानी घास से ऊर्जा का रूपांतरण बकरी में होता है और बकरी से ऊर्जा का रूपांतरण मनुष्य में होता है और इसी तरह से मनुष्य का अगले में और इसी तरह से जो है ऊर्जा का रूपांतरण यानी ये खाद्य श्रृंखला यानी ये जो चैन होती है चलती रहती है, इसी तरह से चलती रहती है। तो यदि हम किसी भी एक स्तर के जो है पोषी, यहां पर प्रश्न क्या है कि यदि क्या होगा यदि हम एक पोषी स्तर के सभी जीवों को समाप्त कर दें या मार डालें तो क्या होगा? तो यदि मान लीजिए यहां पर बकरी को समाप्त कर दिया जाए या घास को समाप्त कर दिया जाए तो क्या होगा? इससे जो है खाद्य श्रृंखला की चैन जो है यह टूट जाएगी। यानी यहां पर लिखा है कि यदि किसी एक पोषी स्तर के सभी जीव मार दिए जाएं तो पूरी खाद्य श्रृंखला नष्ट हो जाएगी और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इससे खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह रुक जाता है। मैंने आपको बताया ना कि इससे क्या होता है? खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह रुक जाता है, इसीलिए जो है खाद्य श्रृंखला की जो चेन है ये टूट जाती है। अगला प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और 2020 की बोर्ड परीक्षा में आया था। कह रहा है प्रदूषण क्या है? इसके विभिन्न प्रकारों के नाम लिखो। तो यहां पर आप देखिएगा उत्तर हो जाएगा, यहां पर वायु, जल, मृदा आदि हमारे प्राकृतिक संसाधन हैं
और यदि इनमें कोई भी अवांछनीय परिवर्तन होता है तो उसे ही क्या कहते हैं या इसे ही क्या कहते हैं, प्रदूषण कहते हैं। और प्रदूषण के प्रकार हैं जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और रेडियोधर्मी प्रदूषण। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों यहां पर आप देख लो अगला प्रश्न जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको मैं जरूर कराना चाहूंगा एक बार पुनः कि समजातीय श्रेणी क्या है, उदाहरण के साथ समझाइए। तो कार्बनिक यौगिकों का वह समूह जिनका सामान्य सूत्र एवं क्रियात्मक समूह एक जैसा होता है उसे समजातीय श्रेणी कहते हैं तथा उसके सदस्यों को समजात गण कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मेथेनॉल CH3OH, एथेनॉल CH3CH2OH और प्रोपेनॉल CH3CH2 और CH2OH। यहां पर समजातीय श्रेणी के सदस्यों के निम्नलिखित लक्षण भी होते हैं। पहला है यहां पर सभी सदस्यों को एक सामान्य सूत्र द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। दूसरा लक्षण है सभी सदस्यों का एक ही क्रियात्मक समूह होता है। तीसरा लक्षण है प्रत्येक क्रमागत सदस्य के अणुसूत्र में जैसे CH2 का अंतर होता है। और चौथा है यहां पर प्रत्येक क्रमागत सदस्य के अणुभार में 14 अल्फा का अंतर होता है। और पांचवा है यहां पर किसी एक सदस्य के गुण धर्म के आधार पर सभी सदस्यों के सामान्य गुणधर्म ज्ञात कर सकते हैं। अगला प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है, धमनी तथा सिरा को परिभाषित कीजिए। तो रुधिर परिसंचरण के लिए हृदय एक पंप के समान कार्य करता है, यानी शरीर में रुधिर को पहुंचाने के लिए हृदय किस प्रकार से काम करता है, एक पंप के समान कार्य करता है। और यह जो है पंप के समान कार्य करके जिन वाहिनियों में रुधिर को भेजता है उसे धमनियां कहते हैं। यानी ये हृदय जो है हमारा जिन वाहिनियों में रुधिर यानी रक्त को भेजता है उन्हें क्या कहते हैं, धमनियां कहते हैं। धमनियां ऊतकों में पहुंचकर कोशिकाओं में बट जाती हैं तथा बाद में एकत्रित होकर सिराओं का निर्माण करती हैं। सिराएं रुधिर को वापस हृदय में लाती हैं। सिराएं क्या करती हैं, रुधिर को वापस करके हृदय में ले आती हैं। अगला प्रश्न है मनुष्य की आंख के निकट तथा दूर बिंदु से क्या तात्पर्य है और स्वस्थ आंख के लिए इनका मान लिखिए। तो यहां पर उत्तर क्या होगा, निकट बिंदु क्या है, आंख के अधिक से अधिक निकट का वह बिंदु जिसे आंख बिना अपनी समंजन क्षमता लगाकर स्पष्ट देख सकती है आंख का निकट बिंदु कहलाता है। स्वस्थ आंख के लिए यह दूरी 25 सेंटीमीटर की होती है। और दूर बिंदु क्या है कि वह दूरतम बिंदु जिसे आंख बिना समंजन क्षमता लगाए स्पष्ट देख सकती है आंख का दूर बिंदु कहलाता है। सामान्य आंख के लिए यह अनंत पर होता है। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, वन संरक्षण क्यों आवश्यक है। तो वन एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है जो हमारे पारितंत्र के पारिस्थितिकीय संतुलन को बनाए रखते हैं। वन जैव विविधता को बनाए रखने में, आदिवासियों के भविष्य की रक्षा तथा भोजन उपलब्ध करवाने में, मानव कल्याण के लिए बहुमूल्य उत्पाद तथा उद्योगों के लिए कच्चा माल उपलब्ध करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगला प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है, कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों निस्तापन तथा भर्जन में क्या अंतर है। तो निस्तापन में अयस्क को निम्न ताप पर यानी वायु की अनुपस्थिति या कम मात्रा में गर्म किया जाता है, जबकि भर्जन में क्या होता है, अयस्क को उच्च ताप पर यानी बिना पिघलाए वायु की नियंत्रित मात्रा में गर्म किया जाता है। तो ये प्रश्न आप सभी मेरे प्यारे विद्यार्थियों जरूर पढ़ लेना, क्योंकि ये प्रश्न मैंने उन्हीं प्रश्नों को इस वीडियो में लिया था जो बोर्ड परीक्षाओं में आए हुए थे। और कल आपका एग्जाम है, मैं आशा करता हूं आप जो है अच्छा एग्जाम देंगे, अच्छा स्कोर करेंगे विज्ञान में। और महत्वपूर्ण प्रश्नों से रिलेटेड भी आपने देख लिया, कहीं से भी आपको महत्वपूर्ण प्रश्न देखने को मिले आप जरूर पढ़ लो, क्योंकि आप जो है अच्छा स्कोर करोगे तो और भी अच्छी बात है। तो वीडियो को ज्यादा शेयर कर देना। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद।